Hello, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel, St. Peter's Law Academy. Okay. Now we are going to discuss this topic. Correct the following sentences. Right. इससे पहले हम already कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वो फर्स्ट वीडियो में. राइट. अब हम यहाँ से शुरू करेंगे. इससे पहले हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें रूल सिखाया गया था. राइट. अब देखो यहाँ से फ्रॉम 1 टू क्वेश्चन बाकी जो क्वेश्चन हम वो सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो ये देखना ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, कहा जाता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिए हुए सेंटेंसेस को सही करो. इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है. यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली कोई एरर है या नहीं है. ठीक है. वो आपको फाइंड आउट करना होगा. ठीक है. चलो हम देखते हैं. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द फर्स्ट सेंटेंस से. इट सेज इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक इनटू द चिल्ड्रन. इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस. ये आपकी जिम्मेदारी है. क्या आपकी जिम्मेदारी है? टू लुक इनटू द चिल्ड्रन. देखो बच्चों की देखभाल करना. देखभाल करने को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे जो एरर है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो क्या है. लुक इनटू. लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना. इन्वेस्टिगेट मींस होता है जांच पड़ताल करना. ठीक है. एग्जामिन करना. इट डजंट मेक एनी सेंस. इट डजंट मेक एनी सेंस. तो आपको इसके लिए फ्रेजल वर्ब कुछ याद रखना होगा. एक होता है देखो लुक. लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक केयर ऑफ. ठीक है. इसी तरह से एक होता है लुक फॉरवर्ड टू. लुक फॉरवर्ड टू. लुक डाउन अपॉन. और ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. ठीक है. लुक अप. लुक ऑन. लुक एट. ये सब क्या है? ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं. ठीक है. तो ये सब की मीनिंग पता होनी चाहिए. देखो वर्ब के साथ अगर हम कोई एडवर्ब ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? फ्रेजल वर्ब. ओके. देखो लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ. ध्यान रखना. ओके. ध्यान रखने को हम क्या बोलते हैं? लुक आफ्टर. लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एंटिसिपेट करना. एक्सपेक्ट करना. टू वेट ईगरली. बेसब्री से किसी चीज का इंतजार करना. उसको क्या बोलते हैं? लुक फॉरवर्ड टू. ये सब बने बनाए हैं. सिर्फ आपको याद रखना है. देखो लुक फॉर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था. वहां पे क्या लुक फॉरवर्ड फॉर क्या था? दे लुक्ड फॉरवर्ड फॉर सक्सेस. और कहा गया कि सेंटेंस को करेक्ट करो. तो लुक फॉरवर्ड के साथ फॉर नहीं आता. यू मस्ट रिमेंबर इट. लुक फॉरवर्ड टू जिसका मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना. वेट ईगरली. बेसब्री से किसी चीज का. फॉर एग्जाम्पल I am looking forward. I am looking forward to meeting you. मतलब I am waiting eagerly to meet you. Okay, तो I am looking forward to meeting you के बाद gerund यूज करते हैं वर्ब में ing. meeting you. देखो look down upon का मतलब क्या होता है? look down up on. look down upon का मतलब होता है किसी को नीची नजर से देखना. ठीक है. We should not look down upon the poor. हमें गरीबों को नीची नजर से नहीं देखनी चाहिए. ठीक है? जिसे कहते हैं abhor करना, डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, लोथ करना, डिस्पाइज करना. तो नीची नजर से देखने को हम क्या बोलते हैं? लुक डाउन अपॉन. गॉट इट. इसी तरह से देखो एक फ्रेजल वर्ब क्या? लुक अप. लुक अप का मतलब क्या होता है? अब जिन बच्चों को नहीं पता होता लुक का मतलब कहेंगे देखना. अप का मतलब. पर ऐसा नहीं है. तो लुक अप का मतलब होता है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. ना. ऑब्टेन करना. क्या ऑब्टेन करना? इंफॉर्मेशन. ओके. इंफॉर्मेशन को क्या करना? ऑब्टेन करना, गेन करना. ओके. तो इट्स कॉल्ड लुक अप. एग्जाम्पल आई एम लुकिंग अप द बुक. क्या कर रहा हूँ? बुक से कोई पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ. आई एम लुकिंग अप द डिक्शनरी. मैं डिक्शनरी ढूंढ रहा हूँ. डिक्शनरी में से कुछ पॉइंट्स ढूंढ रहा हूँ. हाँ अगर मैं डिक्शनरी खोज रहा हूँ तो उसको बोलूंगा लुक फॉर. आई एम लुकिंग फॉर अ डिक्शनरी. सी द डिफरेंस. लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना. ओके. और लुक अप का मतलब होता है डिक्शनरी खोलकर कुछ पॉइंट्स को ढूंढना. ठीक है. लुक ऑन. लुक ऑन का मतलब होता है तमाशा देखना. तमाशा देखना समझते हो ना. लुक ऑन का मतलब क्या होता है? टू सी समवन विदाउट पार्टिसिपेट इन सम. बिना किसी चीज में हिस्सा लिए हुए सिर्फ उसे देखना. उसे हम बोलते हैं लुक ऑन. जो ऐसा करते हैं उसे बोलते हैं लुकर ऑन. तमाशा देखने वाले. फॉर एग्जाम्पल द टू स्टूडेंट्स वर फाइटिंग विद ईच अदर एंड जस्ट द टीचर वाज जस्ट लुकिंग ऑन. टीचर क्या कर रहे थे? उसे देख रहे थे सिर्फ. लुक एट. लुक एट का मतलब क्या होता है? सी केयरफुली. ध्यान से देखना. तो देखो ये क्वेश्चन क्या था? इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक इनटू. लुक इनटू का तो मतलब जांच पड़ताल करना होता है. तो बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों के साथ क्या करते हैं? देख रेख करते हैं. देख रेख करने को हम क्या बोलते हैं? लुक आफ्टर. तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो यूज करेंगे लुक के साथ वो हम क्या लेंगे? लुक आफ्टर. का मतलब क्या होता है? देखभाल करना. ओके. नाउ द पॉइंट इज क्लियर. देखो आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके. आई जस्ट गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रेजल वर्ब्स. अब आओ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये देखो क्या लिखा हुआ, अकोमोडेशन इज इंक्लूडेड इन द प्राइस फॉर द हॉलीडे। क्या इस सेंटेंस में आप देखो कोई एरर आपको दिख, अगर एट ए ग्लांस एक ही बार पढ़ने में वो एरर मिल गया तब तो आप फाइंड आउट कर सकते हो सकता है। ट्राई टू लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड आंसर द। तो अब मैं बताऊं, देखो अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है ना। अकोमोडेशन इज इंक्लूडेड मतलब आप यहाँ रह भी सकते, द प्राइस फॉर द हॉलीडे, बट द एरर इज, देखो यहाँ पे अकोमोडेशन क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, स्पेलिंग क्या है, अकोमोडेशन, ठीक है, ये याद रखो। यहाँ पे देखो क्या है, डबल सी और डबल एम, ये आता है अकोमोडेशन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस क्लासरूम, क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने को बैठाया सकता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन इन दिस, ओके। अकोमोडेशन डबल सी डबल एम, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें डबल आ जाते हैं, जैसे देखो वर्ड क्या है, एम्बैरेसमेंट, डबल आर ए डबल एस एम ई एन टी, ठीक है, तो डबल आर और डबल एस याद रखो। कैसेट, डबल एस सी डबल टी कर देंगे, कमिटी डबल एम डबल टी डबल ई, ठीक है, ऐसे वर्ड पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। देखो डबल एम डबल टी डबल ई, ठीक है, अक्सर इसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं, कोई पता नहीं होता अकोमोडेशन में क्या होता है, डबल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक और होता है वर्ड देखो, एसेसिनेशन, क्या रखते हैं, एस रखते हैं, एस आई और फिर नेशन, ठीक है, इस तरह से बन जाता है ये एसेसिनेशन, एस एस आई नेशन, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक कारणों की वजह से क्या कर दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, एसेसिनेशन, राइट, क्लियर। आप अपनी स्पेलिंग को सुधार लो, ट्राई टू, है ना, प्रैक्टिस, कि जो वर्ड्स इनको बार बार लिखो वो सही हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, तीसरे नंबर पे क्या ये, अनलेस इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, एरर डिटेक्ट करो। अनलेस इट रेन्स वी विल स्टे होम, स्टे एट होम, इसका मतलब क्या, अगर बारिश होगी तो हम कहाँ रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे। तो देखो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे अनलेस जो है ये मिसफिट है, ये मिस अप्रोप्रिएट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, अनलेस को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, इफ, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, वी विल स्टे एट होम, ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, दो क्लॉजेज मिलकर बने हैं, इसे कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। फर्स्ट पार्ट जो इफ के साथ ज्वाइंट होगा वो क्या होगा, कंडीशन, और ये होता मेन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इनवाइट मी टू डिनर आई विल डेफिनेटली कम टू यू, अगर आप मुझे डिनर पे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, राइट, क्लियर। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है और उसके बाद सिंपल फ्यूचर, इस तरह से दो सेंटेंस। तो अनलेस क्यों गलत हो गया, देखो अनलेस का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट, अनलेस मीन्स इफ नॉट, फॉर एग्जाम्पल, अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड, आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता आपको कब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं, तो ऐसे कंटेक्स्ट में हमें क्या लेना है, आपको ये याद रहे कि अनलेस करते हैं, अनलेस के लिए एक शर्त है कि वहां पे क्या होना चाहिए, कंडीशन, जब किसी सेंटेंस में कंडीशन अप्लाई हो, शर्त लगी हो, तो फिर आपको क्या लेना है, अनलेस, राइट। अनलेस वैलिड कब है, जब आप उसमें शर्त लगाओगे, कंडीशन। एग्जांपल, अनलेस यू इनवाइट मी टू डिनर आई विल नॉट कम, जब तक आप मुझे डिनर पे नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। तो मैं कब आऊँगा, जब आप मुझे डिनर पे बुलाओगे, ये शर्त, शर्त लगी हो तो क्या लेंगे, अनलेस, द पॉइंट इज क्लियर। अनलेस यू टच माय टोज आई विल नॉट फॉरगिव यू, मतलब जब तक मेरे पैर को नहीं छूओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, शर्त है। शर्त के लिए क्या लेते हैं, अनलेस, गॉट इट। देखो आप क्या-क्या सीख गए, ध्यान दो कि अनलेस का यूज़ हम कब करते हैं, जब सेंटेंस क्या हो, इफ नॉट, का सेंस क्या है, इफ नॉट, और अनलेस क्या है, जब सेंटेंस में क्या हो, कंडीशन, where there is a condition you have to use unless, got it। और ये भी याद रखो कि जिस सेंटेंस में अनलेस यूज होगा उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अनलेस जो वर्ड है ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। अनलेस जिस सेंटेंस में यूज होगा उस सेंटेंस में विल का यूज नहीं करना।
अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, तो वो सेंटेंस गलत। अनलेस के साथ नॉट। हाँ देखो, कॉमा के बाद दूसरे पार्ट पे आप नॉट लगा सकते हो, लेकिन जो ये सेंटेंस है जो अनलेस से ज्वाइंट है, इसमें आप क्या नहीं कर सकते, नॉट नहीं रख सकते और विल भी नहीं रखना है। राइट। देखो यहाँ पे विल है ना, आप यहाँ विल नहीं यूज करोगे, एक को present रखोगे, दूसरे को फ्यूचर। आगे होगी। तो एक और वर्ड होता है अनटिल। जब हमने अनलेस की बात किया तो अनटिल, अनटिल कब यूज करते हैं, अनटिल यूज करते हैं समय। ठीक है, बस यही अंतर है। अनलेस इज यूज फॉर कंडीशन, whereas until is used for time। जब सेंटेंसेस के बीच में टाइम मेंशन हो तो आप क्या लोगे, until। और जब सेंटेंसेस के बीच में कोई शर्त लगी हो तो शर्त के लिए क्या लेंगे, बट क्लियर। ओके, until का मैं एग्जांपल दे दूं, मैं कहूँ कि यू विल नॉट गो एनीवेयर until the teacher returns। until the teacher returns, उस समय तक आप नहीं जाना क्लास से कहीं। तब तक जब तक वो टीचर ना लौट जाए, आपको इंतजार करना है। ठीक है, आई विल नॉट गेट डाउन द बस, राइट। अंटिल इट स्टॉप, आई विल वेट अंटिल द बस स्टॉप्स। इंतजार करूंगा, तब तक इंतजार करूंगा जब तक ये बस तब तक इंतजार। समय जैसे ही आप दिखा रहे हो क्या लोगे, अंटिल। और जब शर्त लगी हो तो अनलेस। कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में दोनों यूज कर लेते हैं, यू नो, अनलेस और अंटिल साथ साथ बोलते हैं। तो याद रखो, अनलेस और अंटिल साथ कब बोलेंगे, जब हम क्या होगा, एम्फेसाइज करेंगे, जोर देंगे, राइट। फिर आपका टोन, लहजा कैसा है, इम्फेटिक है, जोरदार है, असरदार है, फिर हम क्या लेंगे, अनलेस एंड। एग्जांपल, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस। आपको सफलता नहीं मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड, यू आर नॉट गोइंग। दूसरा पार्ट में ये यू आर नॉट गोइंग टू। ठीक है, समझ गए। अब कई बच्चे क्या देखते हैं कि अनलेस और अनटिल साथ जब आ जाए तो वो क्या ढूंढते रहते हैं कि इसमें शर्त लगी या टाइम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब कोई शर्त हो या फिर क्या हो, शर्त के लिए सिर्फ हम अनलेस लेते हैं और टाइम के लिए अनटिल लेते हैं। और अगर दोनों साथ आ जाए तो हम कब लेंगे, जब सेंटेंसेस के बीच में क्या हम जोर दे रहे हैं, एम्फेटिक टोन है, कर रहे हो। जब हम किसी चीज पे जोर देते हैं तो ऐसे बोल देते हैं साथ साथ, इन एवरी बोलते हैं ना, मच मोर, मैनी मोर, सो मच, सो दैट, अनलेस एंड अनटिल, इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज abortion। abortion in तो कहते हैं मिसकैरेज इन दिस कंट्री इज अ वेरी, abortion का मतलब होता है गर्भपात करना। ठीक है, फिटिसाइड करते हैं ना वो, abortion, राइट। इन दिस कंट्री इज द वेरी, अब देखो यहाँ पे जो एडजेक्टिव, देखो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो सेंसिबल यहाँ पे वर्ड देखो मिसफिट हो रहा है, मिस वर्ड है, गलत हो जा रहा है। तो सेंटेंस के हिसाब से, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यू है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो सेंसिटिव कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंसिटिव इशू है ये, सेंसिबल इशू नहीं है बल्कि ये सेंसिटिव इशू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पुलिस आस्क्ड वेयर डिड द मैन लिव। अब देखो इंसान कहाँ है, वेयर डिड द मैन लिव। देखो दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, देखो द पुलिस क्या पार्ट है, क्या है, देखो यहाँ पे जो वेयर है ये कनेक्टर का काम कर रहा है, ये सेंटेंस को जोड़ेगा दो। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट पुलिस है और आस्क्ड, वेयर के बाद फिर देखो हम यहाँ लेंगे क्या, वेयर द मैन, ऐसे बोलेंगे वेयर द मैन, हटाएंगे वेयर द मैन लिव्ड। इट मींस राइट सेंटेंस इज कि द पुलिस आस्क्ड वेयर द मैन लिव्ड। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो उसको याद रखना है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितने भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड हैं, ये टोटल 9 वर्ड होते हैं डब्ल्यू एच वाले, यू नो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हाउ, हुज। ठीक है, तो ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वाले। और इससे ज्वाइन करके बना सकते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, टाइम्स, सारे क्या हैं, डब्ल्यू एच। अब आपको क्या याद रखना है, जब वो सेंटेंस इनडायरेक्ट है तो डब्ल्यू एच के बाद हमें तुरंत क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। देखो यही गलती होती है, डब्ल्यू एच के बाद क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, देन आपको क्या रखना है, वर्ब रखना है। ये कब कर, जब वो सेंटेंस, हाँ अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो
तो फिर उसके बाद क्या सब्जेक्ट से पहले रखते हैं वर्ब रखते हैं, मतलब इज एम आर जो भी रखना होता। अब देखो जैसे मैं कहूँ वेयर डिड द मैन, वेयर डिड द मैन लिव, देखो हमने ये क्वेश्चन पूछा, ये डायरेक्ट है, ठीक है, कि वो इंसान कहाँ रहता था, ठीक है। वेयर डिड द मैन, हमने क्वेश्चन पूछा, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो डब्ल्यू एच के बाद हम इज एम आर वाज वर डज डिड हैज हैव हैड शैल, इसके पहले करते हैं सब्जेक्ट से पहले। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैन है, मैन से पहले हमने डिड लिया, तो ये डायरेक्ट है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट की। तो डायरेक्ट में देखो ऐसे बोलते हैं आई नो, एक सेंटेंस हो गया। अब दूसरा देखो वेयर यूज कर रहा हूँ, हमें पता है कि क्वेश्चन नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई नो वेयर, डब्ल्यू एच के बाद क्या रखना, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द मैन है, आई नो वेयर द मैन लिव्ड। हाँ देखो डिड पास्ट था ना, तो हमने यहाँ लिव्ड कर दिया, ईडी लगा दो, ये क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो जब कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन यूज करोगे तो ध्यान ये रखना है कि डब्ल्यू एच के बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, देन वर्ब लेंगे, ओके। और जब डायरेक्ट हो तो उसमें डिड रख के क्या रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड रखेंगे। बात समझ में आ गई। मैं आपसे पूछूं कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, देखो ये डायरेक्ट है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हो, ठीक, मैं इस तरह से बोलूँ कि आई नो वेयर यू आर गोइंग, जानता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं जानता हूँ, आई नो। अब इसके बाद वेयर आर यू नहीं बोलना आपको, वेयर यू आर गोइंग, नो वेयर आई लिव, डू यू नो, ये क्वेश्चन हो गया ना। लेकिन फिर भी उसके बाद तो ये क्वेश्चन है, अब उसके बाद जब जोड़ोगे तो आई लिव कहेंगे, ठीक है, वेयर डू यू नो वेयर आई लिव, ऐसे नहीं बोलोगे डू यू नो वेयर डू आई लिव, डबल क्वेश्चन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, द पुलिस आस्क्ड वेयर द मैन लिव। क्वेश्चन नंबर देखो, द बॉय ओवर देयर लुक्स एग्जैक्टली एज माय यंगर ब्रदर, सेंटेंस, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस लेते हैं, उसकी मीनिंग कर लेते हैं और समझते हैं कि ये सही है। अब देखो यहाँ हम क्या कहेंगे, द बॉय ओवर देयर लुक्स एग्जैक्टली लाइक माई, यहाँ एज की जगह पे क्या लोगे, द बॉय ओवर देयर लुक्स एग्जैक्टली लाइक माई यंगर ब्रदर, वो कैसा दिखता है, हमारे छोटे भाई जैसा दिखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आई लिव इन पोर्टुगल फॉर मोर देन 30 years। क्या आपको पता है, आपने पढ़ा ही होगा, टेंस में क्या होता है, जैसे मैं कहूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट, आई एम टीचिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टेंस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 months या फॉर 3 years या फॉर 15 years, तो जिस सेंटेंस में फोर और सिंस यूज करते हैं तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लेना बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। जिस सेंटेंस में फोर और सिंस आएगा, याद रखना कि फोर या सिंस आए, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसको चेंज कर देना आप किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज। बात समझ में आया? देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, बात समझ में आपको। मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग, टीचर का काम क्या है, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस। लेकिन अब देखो गलती कैसे होगा, मैं कहूँ आई एम अ टीचर फॉर, अब देखो मैं फोर लगा दूँ, फॉर 20 years, तो यहाँ मैं क्या लगा दूँ, फॉर 20 years। अब दोनों सेंटेंसेस गलत हो गए, और क्यों गलत? देखो टाइम और टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ही टाइम चेंज होगा आपको टेंस भी चेंज करना होगा। अब यहाँ फोर की वजह से देखो एम को रिप्लेस करके आप यहाँ क्या कर दोगे, हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया,
आई हैव बीन अ टीचर। देखो हैव बीन के बाद यहाँ पे नाउन है टीचर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस में भी चेंज करके एम की जगह पे क्या लिखना है, हैव बीन। ठीक है, अब हम कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन अ टीचर, मैं टीचर रहा हूँ, ये मतलब हुआ मैं टीचर रहा हूँ। कब से रहा हूँ, फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से मैं पढ़ाना शुरू किया और अब तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मेरा प्रोफेशन क्या, टीचिंग, मैं टीचर हूँ। आई हैव बीन अ टीचर कहेंगे। और इस तरह से बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आई हैव, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई एम टीचिंग, में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाता आ रहा हूँ। कब से पढ़ा रहे हो आप, फॉर 20। इस सेंटेंस में फोर और सिंस आया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस है आई लिव, ये सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ पे देखो लिया गया फॉर मोर देन। इस टाइम की वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये एरर यहाँ पे लिव को हटाकर यहाँ पे हैव लिव, अगर हैव कर दोगे और लिव्ड कर दोगे तो ये क्या बन गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट। राइट सेंटेंस इज आई हैव लिव्ड, मैं यहाँ पे रहता आ रहा हूँ कितने दिनों से, फॉर मोर देन 30। बात समझ में आ गई होगी। देखो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंस मॉर्निंग, तो ये गलत सेंटेंस। सिंस मॉर्निंग इसका मतलब इट हैज बीन रेनिंग कहना होगा आपको, इट हैज। अब आपको ये भी शायद बता दूं कि आपको शायद पता ना हो कि और सिंस में क्या डिफरेंस होता, कुछ को नहीं पता होता। देखो जब सेंटेंस क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, सेंटेंस में क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लेते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लेते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मैं कहूँ सुबह से, तो क्या कहोगे, सिंस 1946, सिंस मई, सिंस 2 अक्टूबर, लोगे तो सिंस। ठीक है, और कब यूज करेंगे, जब उसमें ड्यूरेशन आ जाए, फॉर 2 डेज, फॉर 3 मंथ, फॉर 7 वीक, ठीक है, फॉर 57 ईयर्स। करेक्ट, चलो हम आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर गेव मी अ रिसिट फॉर, क्या ये सेंटेंस, ये क्या हम इस तरह का सेंटेंस करेक्ट टू से, द डॉक्टर गेव मी। अब देखो डॉक्टर क्या देता है, रिसिट, क्या उसका काम रिसिट देना होता है, वो क्या करता है, प्रेस्क्रिप्शन करता है। हाँ? ठीक है, डॉक्टर गेव मी, देखो है यहाँ पे डॉक्टर, तो डॉक्टर मुझे क्या देगा, द डॉक्टर गेव मी अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर। ठीक है, और रिसिट का मतलब क्या होता है, रसीद। तो यहाँ रिसिट की बात नहीं हो रही, डॉक्टर की बात, डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि आप ये दवा खाओ ट्वाइस अ डे, ये थ्राइस, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू। द डॉक्टर गेव मी अ, ठीक है, दिस क्वेश्चन, he resumed the article in 5 sentences। रिज्यूम या resume, देखो यहाँ पे है, कुछ लोग इसको रिज्यूम बोलते हैं, resume बोलते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है। देखो दोनों सेम वर्ड है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, बट द डिफरेंस इज अ नाउन एंड दिस वन इज अ वर्ब। जब ये वर्ड नाउन हो तो इसे हम पढ़ेंगे रिज्यूम है, जब ये वर्ब है तो पढ़ेंगे रिज्यूम। रिज्यूम मीन्स रीस्टार्ट, कोई काम फिर से शुरू। वीडियो डाउनलोड करते हो ना, रिज्यूम करते हो, और रिज्यूम, रीस्टार्ट आफ्टर सम इंटरवल, है ना, शॉर्ट इंटरवल के बाद फिर से काम करते हो दोबारा, बोलते हैं रिज्यूम। इस रिज्यूम करिकुलम वर्ड बेटा होता है ना, सीवी बेटा वगैरह, क्या बोलेंगे, रिज्यूम है। ठीक है, और रिज्यूम मतलब व्हेन विल यू रिज्यूम वर्किंग, आप फिर काम अपना, आर गोइंग समवेयर, ठीक है, आप छुट्टी पे जा रहे हैं, फिर आई विल, फिर से वो काम स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे देखो तो क्या इसका स्ट्रेंथ आ रहा है, ही रिज्यूम मतलब वर्क की तरह स्टार्ट करना, ही रिज्यूम द आर्टिकल 5 सेंटेंस, मतलब 5 सेंटेंस से क्या किया, रिज्यूम नहीं किया, बल्कि हम यहाँ कहेंगे समराइज किया। राइट, के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लेंगे, समराइज, समरी देते हैं ना किसी का, तो ही समराइज्ड आर्टिकल इन 5 sentences ओनली, मात्र 5 सेंटेंस में सारी बात उसने कर डाली।
क्वेश्चन नंबर 20, at the end of the play the spectators applauded for at least 5 minutes. क्या इसमें कोई एरर है? At the end of the play the spectators, देखो यहाँ पे हम spectators नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये गलत है। यहाँ पे spectators की जगह पे लिखो यहाँ पे ऑडियंस, जो होते हैं सामने से क्या बोलते हैं, ठीक है? तो दी ऑडियंस applauded, खूब जोर से उन्होंने क्लैपिंग किया, ठीक है? एट लीस्ट 5 मिनट्स, कितनी देर तक? कम से कम वो 5 मिनट, ठीक है? तो यहाँ पे वर्ड जो है ये मिसफिट है, appropriate वर्ड को सही करके यहाँ पे क्या लिख देना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज टेक माय, मतलब पास्ट की बात हो रही कि मेरे पैसे, पास्ट में हम देखो पास्ट टेक्निक कहेंगे, क्या कहेंगे? हु टुक माय मनी, ठीक है? हमारी मदद किस, हेल्प टू यू, हु के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? सेकंड, ठीक है? हु लव्ड यू मोस्ट अर्ली, पहले तुम्हें ज्यादा प्यार किसने, तो यहाँ पे हम वाज नहीं कहेंगे, वाज के साथ तो वर्ब की थर्ड वाज टेकन, और वो पैसिव वॉइस बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहेंगे? हु टुक माय, क्वेश्चन नंबर 22, ही इज अ अनएक्सपीरियंस्ड मैन, देखो मैकेनिक यहाँ पे क्या है? ये नाउन है, ये क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है? आर्टिकल है, वर्ब और सब। देखो यहाँ पे क्या, ही इज अ, और एक्सपीरियंस्ड का अपोजिट अन नहीं होता बल्कि इन होता है, क्या होता है? इन, ही इज इनएक्सपीरियंस्ड, और इनएक्सपीरियंस के पहले आर्टिकल क्या आएगा? एन, तो द राइट सेंटेंस इज ही इज एन इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है? ही इज एन एक्सपीरियंस, ही इज एन इनएक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस, ठीक है? एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव का अपोजिट क्या होता है? इनएक्टिव, एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस, आसान है। क्वेश्चन नंबर 23, ही वॉज लेइंग इन वॉकिंग, देखो एक वर्ब है ले, और एक क्या है? लाई, और है लाई, इस जो उसका पास्ट फॉर्म होता है क्या होता है? लेड, ठीक है? लेड, इस तरह से फॉर्म चेंज करते हैं, और यहाँ क्या होता है? लेइंग। ये जो वर्ब है लाई, इस लाई का पास्ट फॉर्म क्या होता है? लाइड, लाइड, और जब आई जी लगा दें तो बन जाता है लाइंग, ठीक है? एक का लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ले, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेन, क्या? लाइंग। इस तरह से वर्ब्स होते हैं, ठीक है? ये वर्ब की फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म आप क्या लगा दोगे? ले है तो लेस कर दोगे, यहाँ पे क्या लाइंग है, लाई है तो लाइस कर दोगे, और ये, ठीक है? सारे फॉर्म्स मैंने लिख दिए। अब देखो इस ले का मतलब होता है क्या? लगाना, ले द टेबल, ले द कारपेट, कारपेट बिछाना, ले माई बेड, तो लगाना, ठीक है? ले एन, हाथ लगाना, ले का ये मतलब होता है। तो इस तरह लगाने की बात होगी तो ले लेंगे, तो ले द लेडर अगेंस्ट दीवार, दीवार के साथ लगा दो, उस कंडीशन में डालेंगे ले। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोल, ही लाइड टू मी, लाई का पास्ट लाई होगा, ये यू आर लाइंग टू मी, इस लाई का मतलब क्या होता है? लेटना, आई एम लाइंग इन द रूम, आई एम लाइंग मतलब लेटा हुआ हूँ। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही, was डैश इन द, क्या हुआ? लेइंग नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? लाइंग, आई आई एन, तो इसका आंसर वहां पे क्या होगा? लाइंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, दिस सीजर इज वेरी शार्प, क्या ये सेंटेंस सही है? दिस सीजर इज वेरी शार्प, याद रखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, some नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है? हमेशा उनको प्लूरल फॉर्म में रखना, वो पेयर वाले वर्ड होते हैं। तो सीजर्स जो होते हैं उसके दो ये होते हैं ना, वहाँ पे कहेंगे हम सीजर नहीं कहेंगे बल्कि हम सीजर्स बोलते हैं,
देखो ये वर्ड जो यहाँ पे है ना ये गलत है, यहाँ पे लिखे हम सीजर्स। देखो सीजर्स, टोंग्स, कंपसेस, pliers, spectacles, pincers, glasses, glasses, jeans, trousers, भी वर्ड मैंने लिखा है ना, सारे क्या हैं, पेयर वाले हैं। इनमें क्या लेना है, सब में एस लगाना है, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, ग्लासेस जब चश्मा पहनते हैं ना, और अगर एक्सपेक्टिकल कहोगे सिर्फ उसमें से एस हटा दोगे और कहोगे एक्सपेक्टिकल तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होता है व्यू, नज़ारे समझते हो ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपेक्टिकल, कितना सुंदर दृश्य है, फिर हम एक्सपेक्टिकल बोलेंगे। और जब बोलेंगे आई वियर एक्सपेक्टिकल्स। अब देखो कंपसेस का मतलब क्या होता है, तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, वी यूज कंपसेस टू ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल बनाते हैं कंपसेस, तो ये होते हैं ना पेयर में होते हैं कंपसेस। और अगर सिर्फ कंपास बोलोगे, अगर ई एस हटा दो और सिर्फ क्या लो वहाँ पे कंपास, इसका मतलब क्या होता है, वो होता है डायरेक्शन देखने वाला जो होता है ना, दिशा सूचक यंत्र है, ठीक है। तो हम बोलते हैं वी यूज कंपास टू सी द डायरेक्शन। देखो टोंग्स होता है चिमटा, चिमटा के दो होते हैं ना, प्लायर्स पिलास होता है, पिंसर मतलब वो भी दो तरह के होते हैं बने हुए है ना, सीजर्स कैंची हो गया, ग्लासेस, जितने भी वर्ड्स हैं इन सब में S लगाना है। और इन सभी के बाद हम जो वर्ब यूज करते हैं ना, ये कौन सी वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब, ये याद रखो। फॉर्मल इंग्लिश में याद रखो हम कैसे बोलते हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं पेयर वाले, इन सब के बाद हम क्या कैसे कहेंगे, द सीजर्स आर, क्या बोलेंगे, सीजर्स इज नहीं बोलेंगे, द सीजर्स आर, द टोंग्स आर, कंपासेस आर। यहाँ पे देखो सेंटेंस कैसे सही होगा, ये पूरा पार्ट गलत है। तो हम ऐसे बोलेंगे दीज सीजर्स आर वेरी शार्प, ठीक है, दीज सीजर्स आर वेरी, अब ये सेंटेंस सही हो गया, दीज सीजर्स आर वेरी शार्प। अगर आप कहोगे, मैं आपसे पूछूं कि वेयर इज माई सीजर, या वेयर आर माई सीजर्स, तो कौन सेंटेंस, देखो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड वन इज करेक्ट, ठीक है। वेयर आर माई सीजर्स, ठीक है, वेयर इज माई शू, या वेयर आर माई शूज, बोलो इन दोनों में कौन सेंटेंस सही है, आपका क्या आंसर होगा, वेयर इज माई शू या वेयर आर माई शू। आपका आंसर जो कुछ भी हो, पर देखो मेरा आंसर क्या है, यहाँ पे दोनों सही है। अब देखो सीजर्स तो एक साथ होते हैं ना, पेयर में होते हैं, लेकिन शू पेयर में नहीं होते, एक अलग होता है दूसरा अलग होता है, सीजर किसके पार्ट को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने पैर में एक पहन रखे हो दूसरा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, वेयर इज माई शू, लेकिन अगर दोनों है तो फिर शूज बोलोगे, और एक को ढूंढ रहे हो तो शू, लेकिन सीजर्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जीन्स नहीं बोलते है ना, ये जीन्स बोलते हैं, जी नहीं बोलना है, ट्राउजर्स, ठीक है, पैंट्स, लोअर्स, शॉर्ट्स, इन सभी के साथ वर्ब कौन से लेंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है। देखो कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक अ पेयर ऑफ सीजर्स आर ब्लंट, तो इस सेंटेंस को देखो तो ये सेंटेंस गलत है, ये error है। अ पेयर ऑफ सीजर्स आर ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है नॉट शार्प, शार्प का अपोजिट है, ठीक है। अ पेयर ऑफ सीजर्स आर ब्लंट,
देखो यहाँ पे जो सेंटेंस में एरर है वो देखो आर में, आर की जगह पे क्या लिखो, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सी, द सब्जेक्ट इज, बात हो रही एक पेयर, एक पेयर के लिए क्या लिखो, राइट, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज, ठीक है। हाँ, अगर एक से ज्यादा पेयर होते 2 4 तो फिर आप यहाँ क्या आर लेते, असल में अगर मैं सिर्फ कहूँ सीजर्स तो आप आर लोगे, सीजर्स आर ब्लेंड, लेकिन इस तरह कहोगे अ पेयर ऑफ सीजर्स तो फिर बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़े, और दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, द पुलिस हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट। अब देखो पुलिस के साथ यहाँ पे हैज लिखा हुआ है ना, पुलिस के साथ कभी हैज नहीं आता, लोग यहाँ पे पुलिस है, बट वाई, तो जो वर्ड पुलिस है ना, याद रखो अच्छे से, तो ये पुलिस वर्ड है, ये पुलिस क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल प्लूरल नंबर। क्या याद रखना है, अच्छे से याद रखो, द वर्ड जो पुलिस वर्ड है ये अनकाउंटेबल प्लूरल नंबर, जब ये अनकाउंटेबल है तो इसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, और इसे कौन सा नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ हम हैज का यूज नहीं करेंगे, क्या लेंगे, साथ हैव लेंगे, ठीक है। हैव जो है ये प्लूरल है, हम इज नहीं लेंगे, इसकी जगह क्या लेंगे, आर लेंगे, वाज नहीं लेंगे तो वर्क, वाज की जगह क्या लेंगे, वर लेंगे, डज नहीं लेंगे तो डज की जगह क्या लोगे, डू लोगे, ठीक है ना। इस तरह से हमें द पुलिस हैव बोलेंगे, द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस वर प्रेजेंट, द पुलिस डू, डज द पुलिस सोल्व द मैटर। देखो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्यों गलत है, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखो डज ले रहे हैं, और यहाँ आना चाहिए पुलिस के साथ क्या आना चाहिए, डज की जगह पे डू, डू द पुलिस सॉल्व द मैटर, इस तरह से यूज करेंगे। देयर वर as many as 25 पुलिस, लुक एट दिस सेंटेंस और बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है। वहां पे कुल मिलाकर कितने पुलिस वाले थे, 25, 25 थे, तो क्या यह सेंटेंस सही है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो ये वर्ड है ये पुलिस, ये क्या है बताओ, अनकाउंटेबल प्लूरल नंबर, जब ये वर्ड अनकाउंटेबल है तो इसे हम काउंट कैसे कर सकते हैं, 25 कैसे बोल सकते हैं, 25 का तो मतलब होता है काउंटेबल, और हम क्या करें, पुलिस जो वर्ड है ये क्या है, अनकाउंटेबल। देखो अनकाउंटेबल के साथ क्या लेते हैं, मैनी नहीं लेते हैं, मच लेते हैं, कई गलतियां हो रही इस वजह से, हम सही कैसे करेंगे, देयर वर एज मैनी एज 20 पुलिस मैन कर देंगे, अब देखो ये काउंटेबल बन गया, ठीक है। पुलिस वर्ड अनकाउंटेबल है, लेकिन जब पुलिस मैन कहोगे तो ये बन जाएगा काउंटेबल, और एक से ज्यादा है तो मैन में मैंने देखो क्या किया, लगा दिया, मैन हो गया, ठीक है? अब ऐसे कई वर्ड्स हैं, नाउन हैं जो दिखने में तो सिमिलर लगते हैं ना, लेकिन वो होते क्या हैं, प्लूरल, उनके साथ हमें प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल्स और देख लो, मैं कहूँ कि दैट कैट हैज बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखो तो ये सेंटेंस सही है, दैट कैटल हैज बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये जो पशु हैं ये कर रहे हैं,
देखो यहाँ पे जो वर्ड है कैटल, याद रखो कैटल कहते हैं पशु या मवेशी को, ठीक है? चाहे वो गाय हो, बैल हो या फिर वो बफेलो हो, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कैटल। कैटल का मतलब एक से ज्यादा। तो ये जो कैटल वर्ड है ये कैसा वर्ड है बताओ? प्लूरल है। तो ये ऑलरेडी प्लूरल है। दिखने में कैसा लग रहा है? ये सिंगुलर है ना? अब जिन बच्चों की आदत होती है उसको चेंज करना, काऊ का वो काउस बोल देते हैं, ठीक है? बफेलोज बोलते हैं, इसी कैटल्स बोलते हैं। कैटल्स नहीं होता, सिर्फ वर्ड क्या होता है? कैटल। और कैटल क्या है? प्लूरल है। देखो सेंटेंस क्या क्या। अब जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे हम दैट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे? दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। ठीक है, हम कहेंगे दोज कैटल, और हैज की जगह पे क्या लिखेंगे? है। तब ये जाकर सेंटेंस, आप देखो राइट सेंटेंस, दोज कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोज क्यों आया? कैटल प्लूरल है तो हमने किया, और दोज के साथ हमने क्या लिया? हैज भी नहीं लिया, हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है, ठीक है? दोज कैटल हैव। अब कई बच्चे समझते हैं कैटल का मतलब वो झुंड कहते हैं, कि नहीं, झुंड नहीं कहते हैं कैटल। झुंड को तो हम कुछ और कहते हैं। वो क्या कहते हैं वो भी देख लो। तो कहते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? अ हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल। अब बोलो ये सेंटेंस सही है? A herd of cattle are grazing in our fields. तो देखो कैटल तो सही है, कैटल्स तो हम बोलते नहीं है। और कैटल, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा वो क्या है? कैटलों का झुंड। देखो झुंड कितना? एक है। एक झुंड के लिए हम आर नहीं लेते हैं। एरर यहाँ पे, आर की जगह क्या कहेंगे? A herd of cattle is grazing in our field, ठीक है? हाँ, अगर एक से ज्यादा हर्ड है, 2 3 5, तो फिर है ना? हाँ, अगर मैं इसे वर्ड को हटा दूं, सिर्फ लिखूं मैं कैटल, तो कैटल के साथ क्या लो? आर। ओके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ दिए जाते हैं। हर्ड ऑफ ऑक्सन इज ग्रेजिंग। देखो, अ हर्ड ऑफ ऑक्सन, बैलों का झुंड। एक से ज्यादा बैल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्स का ऑक्सन। और बैलों का झुंड कितना है? एक। एक झुंड के लिए क्या लेंगे? इज या आर? तो देखो इज है, इट मीन दिस, ठीक है? ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें आप एस भी नहीं लगा सकते? जैसे कैटल है तो कैटल्स नहीं बोल सकते, पुलिस है तो पुलिस में एस नहीं लगा सकते। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं तो उसे याद रखो, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कहते हैं वो ऑलरेडी, एग्जाम्पल देखो, शीप। शीप मतलब क्या होता है? भेड़। अगर एक भेड़ है तो भी हम शीप बोलेंगे, और एक से ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है? मैं कहूँ a sheep is grazing, एक भेड़ चर रही है, इसका ये मतलब हुआ। अगर दो हैं तो क्या बोलेंगे? टू शीप। देखो शीप्स नहीं बोलना है, तो इसकी जगह पे क्या लोगे? टू शीप आर ग्रेजिंग, और हियर बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। दोनों सेंटेंस, एक है तो शीप बोलेंगे, और दो हो तो भी शीप, 10 हो तो भी sheep। अगर शीप्स का दोगे तो गलत। तो ये जो वर्ड है शीप, ये सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और वही होता है, ठीक है? फिर एक मछली है तो क्या बोलेंगे? एक मछली को हम बोलते हैं अ फिश, और अगर दो हो तो क्या बोलेंगे? तो भी क्या कहेंगे? टू फिश। नहीं, टू फिशेस नहीं बोलना है। अ फिश इज, टू फिश आर। फिशेस कब बोलते हैं वो भी सुन लो, जब मछलियों की अलग अलग टाइप हो। टाइप की बात करोगे तो क्या लेंगे? फिशेस। मैं कहूँ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस इन एक्वेरियम। एक्वेरियम में अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, फिर वहाँ पे हम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, ओके? लेकिन अगर अलग अलग उसके टाइप नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे? सिर्फ फिश बोल, ठीक है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिश और फिशेस। देखो, मछलियों के झुंड को हम बोलते हैं शोल,
या स्कूल। अ shoal ऑफ फिशेस इज इन द रिवर। इस सेंटेंस को देखो, क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? मछलियों का एक ग्रुप है। अ स्कूल ऑफ फिश या अ shoal ऑफ फिश, दोनों का मतलब होता है झुंड। अब देखो मछलियों का झुंड है, लेकिन हम उसके टाइप की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो एरर है, देखो फिशेस नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे? अ shoal ऑफ फिश इज इन द रिवर या अ स्कूल ऑफ फिश इज इन द रिवर। ओके, मछलियों का झुंड, बहुत सारी मछलियां तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ फिश। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? देखो याद रखो, एक तो वर्ड हो गया शीप, दूसरा क्या? फिश, कैटल, और क्या था? पीपल, पुलिस। जैसे वर्ड होते हैं स्टाफ, अगर एक स्टाफ हो तो स्टाफ बोलेंगे, और आपके पास अगर 10 स्टाफ्स नहीं बोलेंगे। जैसे वर्ड होता है लगेज, लगेजेस आपको नहीं बोलना। बैगेज तो बैगेजेस नहीं बोलना। नॉलेज तो नॉलेजेस नहीं बोलना। ठीक है। इसी जैसे वर्ड होता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। इन्फेंट्रीज वर्ड नहीं होता, सिर्फ क्या बोलेंगे? इन्फेंट्री, लाउंड्री, मशीनरी, जेंट्री, जेंट्री, ज्वेलरी। ठीक है। इसमें क्या लगाना है? इसमें प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना आपको। ठीक है। ये सीनरी, पोएट्री क्यों नहीं करना? देखो पोएट्री नहीं होते, पोएट्रीज नहीं होते, बल्कि पोएम्स बहुत सारे होते हैं। ये पोएम्स का कलेक्शन होता है। समझ में आई? ऐसे वर्ड में नहीं लगाना। कुछ वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे देखो, अब जैसे देखो एक वर्ड है, वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड का मतलब होता है शब्द। जब शब्द कहोगे तो एक से ज्यादा भी शब्द, तो वहां पे आप वर्ड्स बोल सकते हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन जब इस वर्ड का मतलब क्या हो? अ प्रॉमिस। अब देखो इस सेंस में फिर आप में ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। अब वर्ड्स नहीं बोल सकते। अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है? अ मैन ऑफ वर्ड, जो अपनी जुबान का पक्का हो। ठीक है। अ मैन ऑफ वर्ड मतलब यहाँ प्रोमिस की बात। ठीक है। बी ट्रूथफुल टू योर वर्ड, यहाँ वर्ड्स नहीं बोलेंगे। कभी वर्ड्स हम बोलते हैं और कभी नहीं बोलते हैं, ये दोनों। कि कब हमें क्या करना है। एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। देखो, एक वर्ड है देखो इशू। अब इशू का मतलब क्या होता है? एक प्रॉब्लम। देयर आर मेनी इश्यूज, बहुत सारी नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, हम समस्या की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इशू का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चे, इंसान के बच्चे हों, ठीक है, यंग वन, तो फिर देखो हम इसमें इशू नहीं बोलेंगे। मैं कहूँगी इज मैरिड, वो शादीशुदा है। ही इज मैरिड एंड शी हैज थ्री इशू। अब देखो मैं थ्री इश्यूज नहीं बोल रहा हूँ, थ्री के साथ तो इश्यूज आना चाहिए। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ वो महिला शादीशुदा है, तीन। ठीक है। नेक्स्ट मेरे ना आपको सावधान में कहाँ पे किस तरह। तो ऐसी समस्याओं को ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे कोई अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स हो, या फिर सारे सेंटेंसेस को गौर से देखो, कब कहाँ यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। इस तरह से पढ़ोगे तो फिर आपको बात समझ में, ये पढ़ा, फिर वो आप सीख। वरना सिर्फ पॉइंट्स रटोगे तो रट जाता है। ठीक है। जैसे ही दिमाग से वो चीज़ें बाहर होंगी, सब कुछ नहीं है, तो पढ़ने की आदत डालो, सारे पॉइंट्स रूल्स है जिसे प्रैक्टिस कर हो जाएगी। फिर आप फटाफट एरर डिटेक्ट, वरना सारे क्वेश्चन आपको नए लगेंगे। आपको कहीं पे एरर दिखेगा नहीं, क्योंकि आपकी आदत क्या है? सारे सेंटेंसेस को पढ़कर हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हो। ट्रांसलेट कर देखते हो कि हाँ ये तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इट्स गुड, और आप डिसाइड इस तरह नहीं। जो रूल होते हैं, फॉर्मल रूल्स हैं, तो रूल को फॉलो करना होगा। वरना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी, विरोधाभास। कुछ इंग्लिश फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल है, कुछ स्लैंग है। ठीक है। फिर कुछ क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है, कुछ ब्रिटिश इंग्लिश है, तो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज कर जाते हैं। से बचने के लिए तैयारी करना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर को पढ़ो, मैगज़ीन्स को, किताबें पढ़ो। गुड बुक नेवर बिट्रेज़, अच्छी किताब आपको कभी धोखा नहीं देती है। तो अगर अलर्ट रहोगे, अटेंटिव रहोगे, तो चीज़ों
योर अटेंशन मस्ट बी, होप यू विल गेट इट। ठीक है, आप मेहनत करोगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।